अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल टैक्स एक्ट का चैप्टर 2 यानी कि एक जैसे कि कोई बुक होती है उसके डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, इसी तरह जो हमारा सेल टैक्स एक्ट है इसके भी डिफरेंट चैप्टर्स हैं। तो हम चैप्टर 2 में डिस्कस हमने थोड़ा बहुत किया था। इस चैप्टर 2 के अंदर स्कोप एंड पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में जो है वो हमें बताया गया। तो सेल टैक्स का चैप्टर 2 दोबारा एक दफ़ा देखते हैं। तो हमने इसमें स्कोप की बात की थी, ठीक है, कि नॉर्मल सेल टैक्स का जो रेट है, नॉर्मल सेल टैक्स का रेट 18% है, ठीक है। ये हमने बात की थी। ये इसके अलावा हमने कहा था कि एक फर्दर टैक्स होता है, ठीक है। फर्दर टैक्स जो होता है वो 3% होता है। आप ये 18% जो आपका नॉर्मल टैक्स है उसके साथ साथ आप फर्दर टैक्स भी लगाते हो 3%, ठीक है। और ये किस पे लगाया जाता है? जब आप टैक्सेबल सप्लाईज करते हो एक ऐसे बंदे को या ऐसे पर्सन को जो रजिस्टर नंबर अभी तक ऑब्टेन नहीं कर चुका या जो अभी एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है। यानी कि एक एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट होती है, अगर उसमें उसका नाम नहीं आ रहा या उसने अभी तक जो है वो रजिस्टर नंबर ऑब्टेन नहीं किया, तो उससे आपने नॉर्मल सेल टैक्स तो 18% के हिसाब से लेना ही है। साथ साथ आप उससे क्या करोगे कि 3% जो है वो फर्दर टैक्स भी उससे आप लोगे। अच्छा, उसके बाद है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो स्पेसिफाई कर सकती है सप्लाईज जिनके ऊपर फेडरल टैक्स जो फर्दर टैक्स है ये नहीं चार्ज होगा। देखिए सिंपल एक हमने बात की कि सिंपल जो सेल टैक्स का रेट है वो है 18%, ठीक है। ये 18% जब भी आप किसी बंदे को सेल करोगे तो 18% के हिसाब से आपने उसके ऊपर जो है वो सेल टैक्स चार्ज करना है। अच्छा, फिर कुछ लोगों के ऊपर कहा गया है कि आपने नॉर्मल सेल टैक्स के साथ साथ जो है वो फर्दर टैक्स भी चार्ज करना है, लाइक 18%, और साथ साथ 3% आपने फर्दर टैक्स भी उनसे लेना है। अच्छा, इसके बाद हमने कहा था कि एसआरओ एक आया है, ठीक है। एसआरओ बेसिकली जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से या आप कह सकते हो कि बेसिकली वो एफपीआर की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशंस दी जाती हैं जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। जैसे इस आरओ में बताया गया है कि ये जो लिस्ट ऑफ पर्सनस हैं इनसे आप फर्दर 3% टैक्स नहीं लिया करोगे। अच्छा, इनसे क्यों नहीं लेना, इसके पीछे रीज़न हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। बेसिकली ये वो लोग ही होंगे जो इस कैटेगरी में फ़ॉल हो रहे होंगे, यानी कि इनके पास जो है वो या तो रजिस्टर नंबर नहीं होगा, यानी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, या ये एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन स्टिल एसआरओ के साथ बताया गया कि इनसे आपने फर्दर टैक्स नहीं लेना। इसमें हमने कहा था जो एंड कंज्यूमर होता है, जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग सिर्फ 18% ही सेल टैक्स देते हैं। हम जो हम लोग कस्टमर्स होते हैं, जैसे आपको मेडिसिन खरीदना है तो आप उसके ऊपर 18% ही सेल टैक्स देंगे। आपके ऊपर वो 3% फर्दर टैक्स नहीं लगेगा, इवन कि आपके पास ना तो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ना आप जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहे होंगे। लेकिन ये एसआरओ में ये चीज़ें बताई गई थी, ये हमने डिस्कस कर ली थी। तो अगर हम देखें से कि एक वायर सेलर है जो वायर्स बेचता है, तो उसने सेल की, उसके बाद एक बंदा आया, वो रजिस्टर पर्सन था, से डोलन्स वाले आए, उन्होंने कहा कि हमें आप वायर्स दे दें। तो इससे उसने क्या करना है, क्योंकि रजिस्टर पर्सन है तो इससे उसने सिंपल जो नॉर्मल सेल टैक्स रेट है 18% के हिसाब से चीज़ों की वैल्यू के ऊपर उसने 18% ऐड करना है और इससे वो टैक्स ले लेना है। अच्छा, फिर हो सकता है ये 9 बजे ये आया हो, 10 बजे एक और बंदा आया हो जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। लेकिन ये बंदा जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसके ऊपर रिक्वायरमेंट थी कि इसने रजिस्टर होना है। जैसे एक कोई पिछड़ी गली के अंदर एक फैक्ट्री है या कोई मैन्युफैक्चरर है जो टेप रिकॉर्डर वगैरह बना रहा है, ठीक है। ये उस कैटेगरी में आता है जिसने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, लेकिन इसने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ। तो इससे फिर आप 18% नॉर्मल सेल टैक्स तो लोगे ही लोगे, साथ इससे फर्दर 3% आप लोगे सेल टैक्स। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इसको सजा देना चाहती है कि भाई अगर तुम अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए लाइबल हो और आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा रहे, तो फिर हम आपसे एडिशनल जो है वो 3% सेल टैक्स लेंगे, यानी कि फर्दर सेल टैक्स जो इसको हम कहते हैं। अच्छा, फिर एक कॉटेज इंडस्ट्री आई है। ये भी जो है ना वो आप कह लें कि मेन फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चर करती है बल्ब, और ये भी साथ वाली गली में से कोई आया आपके पास, आपकी शॉप पे जहाँ पे आप वायर बेचते हो, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री है। अब कॉटेज इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसने अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर करवाना है। तो इससे, क्योंकि ये लायबल नहीं थे अपने आप को सेल टैक्स रजिस्टर के लिए, सेल टैक्स में रजिस्टर करवाने के लिए, तो इससे 3% फर्दर टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर से कि एक एंड कंज्यूमर है जिसने अपने घर में जाके कहीं वायर वगैरह लगानी है, तो ये भी लायबल नहीं है अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर करवाने के लिए, तो इससे भी आप 18% लोगे। तो रजिस्टर पर्सन से भी 18% सेल टैक्स है,
ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री से भी 18% और एंड कंज्यूमर से भी 18%। हाँ, वो बंदा जिसके ऊपर ये रिक्वायरमेंट है, वो लायबल है कि उसने अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर करवाना है और वो नहीं करवाता, तो उससे नॉर्मल सेल टैक्स तो लोगे ही लोगे, साथ आपने फर्दर 3% जो है वो सेल टैक्स एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे उससे लेनी है। अच्छा, फिर हमने कैपेसिटी टैक्स के बारे में पढ़ा था। नॉर्मली तो ये होता है कि जब आप कोई चीज़ बेचते हो, उसकी वैल्यू के ऊपर 18% के हिसाब से सेल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन स्पेसिफिक केसेस में, यानी कि कुछ एक 10 स्केड्यूल के अंदर स्पेसिफाइड्स हैं गुड, जिनके ऊपर आपने वैल्यू के ऊपर नहीं सेल टैक्स लगाना, आपने उसकी कैपेसिटी के ऊपर लगाना है। यानी कि देखिए, एक जो है वो बिज़नेस है, जिसके पास एक प्लांट है और उसकी कैपेसिटी है 500 यूनिट्स, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 यूनिट है। अब एक्चुअल उसने जो प्रोडक्शन की है या सेल की है वो से 300 यूनिट भी है, तो उसके ऊपर हो सकता है गवर्नमेंट के कि आपने ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट या मशीनरी इस कैपेसिटी के ऊपर जो है ना आपने टैक्स देना है। यानी गवर्नमेंट उससे ये चाह रही है कि भाई जब तुम 500 यूनिट बना सकते हो तो तुम 300 क्यों बेच रहे हो, 500 बेचो। तो इनकरेज करना चाह रही है बेसिकली, तो एक किस्म की सज़ा दे रही है, लेकिन उसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि वो उसको चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा यूनिट्स बनाओ, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा सेल टैक्स आए। तो वो 500 पे जब देगा तो वो कोशिश करेगा अगली दफ़ा कि भाई मैं 500 यूनिट ही क्यों ना बेचूं, जब मैं 300 यूनिट बेच के 500 के ऊपर टैक्स दे रहा हूं, तो अगली दफ़ा वो ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा। ये तो हो गया कि कैपेसिटी टैक्स किस पे आ सकता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट और मशीनरी के ऊपर। अच्छा, सम टाइम गवर्नमेंट ये भी कह सकते हैं कि हम फिक्स बेसिस कर देते हैं, चलो आपकी कैपेसिटी से कम, लेकिन जितने आप यूनिट सेल कर रहे हो इससे ज़्यादा पे हमें चाहिए सेल टैक्स, तो वो हो सकता है 350, 400, 450 के ऊपर फिक्स बेसिस के ऊपर उस बंदे से सेल टैक्स लें। इसको हम कहते हैं कैपेसिटी टैक्स। ये भी एक सेल टैक्स ही है। अच्छा, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाई स्पेसिफाइड इन थर्ड स्केड्यूल। आपको याद होगा जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको थर्ड स्केड्यूल की कुछ आइटम्स दिखाई भी थी, ठीक है। थर्ड स्केड्यूल में जो आइटम्स थी, इसके लिए हमने कहा था कि इसकी रिटेल प्राइस होती है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि टैक्स कैसे लगता है उन टैक्सेबल सप्लाईज पे, उन गुड्स के ऊपर जो कि स्पेसिफाई की गई हैं थर्ड स्केड्यूल के अंदर। For supplies and import of goods specified in third schedule, tax will be charged at rate of 18% ऑफ रिटेल प्राइस। अब इसमें फ़र्क क्या है कि थर्ड स्केड्यूल वाली गुड के ऊपर हम सप्लाई की वैल्यू पे बात नहीं करते, यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात नहीं करते, हम कहते हैं रिटेल प्राइस, ठीक है। तो रिटेल प्राइस के ऊपर 18% लगता है। द रिटेल प्राइस एंड सेल टैक्स शैल बी, ठीक है, लिजिबली prominently and indelibly printed and imposed by the manufacturer or importer, ठीक है, on each article, पैकेट, कंटेनर, पैकेज, कवर और लेबल। आपने अपनी ये जो रिटेल प्राइस होती है और उसके साथ जो सेल टैक्स होता है, ये अगर आप देखिए एक खाली आइटम बेच रहे हो, यानी कि एक आर्टिकल, उसके ऊपर आपने इसको प्रिंट करवा लो, ठीक है, वो प्रोमिनेंट जगह पे प्रिंट होना चाहिए। इम्पोज करवा दो, ठीक है, आर्टिकल्स के ऊपर, या अगर उसका पैकेट है तो पैकेट के ऊपर, अगर कोई कंटेनर है जिसके अंदर आपकी गुड है तो कंटेनर के ऊपर, ठीक है, अगर कोई पैकेज है तो उसके ऊपर, कवर के ऊपर या लेबल के ऊपर, ये आपने करवाना है। द फेडरल गवर्नमेंट कैन एक्सक्लूड इंक्लूड एनी गुड फ्रॉम द थर्ड स्केड्यूल। तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो थर्ड स्केड्यूल के अंदर कोई गुड इंक्लूड भी कर सकती है, एक्सक्लूड भी कर सकती है। एक दफ़ा दोबारा जो है वो हम थर्ड स्केड्यूल की गुड्स को देख लेते हैं। तो ये आपके पास 20 गुड्स हैं जो थर्ड स्केड्यूल में फॉल करती हैं। में टी है, आइसक्रीम है, परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स है, शेविंग क्रीम है, टूथपेस्ट है, डिटर्जेंट्स हैं, या फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, सिगरेट्स, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, मिनरल वाटर, शू पॉलिश वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अच्छा, क्वेश्चन में वैसे वो समटाइम लिख भी देता है कि ये थर्ड स्केजुअल की आइटम्स है। अच्छा, नेक्स्ट इसी के अंदर बात कर रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज इट में इम्पोज। समटाइम फेडरल गवर्नमेंट जो है अगर चाहे तो वो कुछ कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, नोटिफाई करते हुए ऑफिशियल गज़ट के थ्रू, ठीक है। ऑफिशियल गज़ट क्या होता है कि एक फॉर्मल सरकारी जो है ना वो डॉक्यूमेंट इशू होता है, तो उस पर नोटिफाई करके फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर वो चाहे तो कुछ कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा सकती है, ठीक है। डिक्लेयर दैट द टैक्स ऑन गुड्स स्पेसिफाइड इन थर्ड स्केड्यूल शैल बी कवर्ड एंड पेड एट हायर रेट और रेट्स ऑन द रिटेल प्राइस देयर ऑफ। यानी कि हमने तो अभी कहा ना कि रिटेल प्राइस के ऊपर थर्ड स्केजुअल वाली गुड्स के ऊपर 18% सेल टैक्स लेना है, लेकिन
अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो वो ऑफिशियल गजट के थ्रू क्या कह सकती है कि इससे 18% से मज़ीद ऊपर भी आप रेट ले सकते हो। लाइक जैसे ये एक ऐसा रो है, ठीक है, एफपीआर की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है इस स्टेट को, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने ये डायरेक्शन दी है कि आपने सेल टैक्स चार्ज करना है 25%, अब 18% नहीं है, और 25% चार्ज करना है इंपोर्ट के ऊपर। जब आप इंपोर्ट करोगे ये चीज़ें तो उस टाइम आपने देना है, या आप जब बेच रहे हो तो उस टाइम देना है उन आइटम्स के ऊपर जो थर्ड स्केजुअल में लिखी गई हैं। अब पिछली स्लाइड के अंदर देखो, थर्ड स्केजुअल के अंदर 20 आइटम्स हैं। इन 20 आइटम में से ये 10 आइटम्स हैं जिनके ऊपर 25% सेल टैक्स लगना है, ठीक है, इनके ऊपर 18% नहीं लगना। यानी कि अब ये जो 20 हैं इनमें से 10 के ऊपर 18% है, और 10 के ऊपर जो है वो ये आ गया 25%, ठीक है। वाटर, बेवरेजेस, सिगरेट्स, ठीक है, कॉस्मेटिक एंड शेविंग आइटम, टिश्यू पेपर्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं इनके ऊपर, इवन जूसेस के ऊपर भी, शैम्पूज़ के ऊपर भी आपको 25% सेल टैक्स देना हो। अच्छा, अब एक छोटी सी समरी है, आइटम लिस्ट इन थर्ड स्केजुअल और अदर टैक्सेबल आइटम्स, यानी वो 20 आइटम्स जो थर्ड स्केजुअल में लिखी गई हैं और उनके अलावा जितनी भी आइटम्स हैं वो इस साइड पे। आइटम क्या है? 20 आइटम्स हैं विच आर लिस्टेड इन थर्ड स्केजुअल, ऑल अदर आइटम्स देन दीज 20 आइटम्स, ठीक है, वो हज़ारों की तादाद में होंगी। वो क्या हैं? अदर टैक्सेबल आइटम। इनके लिए जो है हम रिटेल प्राइस का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, इस पर सेल टैक्स जो चार्ज होता है रिटेल प्राइस के ऊपर होता है। और जितनी भी बाकी टैक्सेबल आइटम्स हैं इनके ऊपर सेल टैक्स चार्ज होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर। ये दोनों की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसके साथ हमने एग्जांपल भी की थी। अच्छा, प्राइस क्या होती है? रिटेल प्राइस होती है एंड सेल टैक्स होता है, और ये हर आर्टिकल पर, हर आर्टिकल्स के ऊपर जो है इम्पोज हुआ होता है, छपा हुआ होता है, लाजमी है। जो अदर टैक्सेबल आइटम्स हैं वो लाजमी नहीं है कि उनके ऊपर प्राइस आपने इम्पोज करनी है। ट्रेड डिस्काउंट, अच्छा, इसके लिए ट्रेड डिस्काउंट जो है वो इग्नोर किया जाता है। इसके लिए जो बाकी चीज़ें इनके लिए कंसिडर किया जाता है अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है। इन मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो इस तरह के डिस्काउंट देते रहते हैं तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू ली जाती है सेल टैक्स के लिए। अच्छा, इसमें अगर आपने डिस्काउंट दे भी दिया तो भाई सेल टैक्स जो है वो रिटेल प्राइस के ऊपर ही लगेगा। फर्दर टैक्स, जो थर्ड स्केजुअल वाले आइटम्स हैं इनके ऊपर फर्दर टैक्स नहीं चार्ज होगा, इनके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज हो सकता है। फर्दर टैक्स वही जो हमने अभी पढ़ा है, 3% एक्स्ट्रा। तो अब ज़रा बात समझें, हमें कहा गया कि थर्ड स्केजुअल है उसके अंदर 20 आइटम्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर 18% लगता है। फिर एक एसआरओ आया, गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, क्योंकि उसके पास पावर थी। उसने कहा कि यार इन 20 आइटम में से 10 ऐसे आइटम हैं जिनके ऊपर आपने 18% नहीं लेना, 25% लेना है। यानी कि 5% मजीद टैक्स उनके ऊपर, 5 नहीं 7% मजीद टैक्स उनके ऊपर लग रहा है। लेकिन ये जो 7% मजीद टैक्स लग रहा है ये फर्दर टैक्स नहीं कहलाएगा, ये वही नॉर्मल टैक्स कहलाएगा जो पहले 18% था। स्पेसिफाई कर दिया गया कि इनके ऊपर अब 18% की बजाय आपने 25% है। अच्छा, इनके ऊपर मजीद हम थर्ड स्केजुअल के जो 20 आइटम्स हैं, चाहे वो 18% वाली हों या 25% वाली हों, इनके ऊपर फर्दर 3% टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे बंदे को भी बेच रहे हो जो आपको लगता है कि ये लाइबल है रजिस्टर होने के लिए, स्टिल आप उसके ऊपर 3% फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं करोगे। ये जो बाकी चीज़ें हैं इनके ऊपर जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर सेल टैक्स लगता है, ठीक है। और अगर आपने किसी ऐसे बंदे को सेल किया जो लाइबल था कि उसने सेल टैक्स में रजिस्टर होना था, या वो एक्टिव लिस्ट में नहीं आ रहा, तो फिर आप उससे 3% जो है वो फर्दर टैक्स भी चार्ज करोगे। अच्छा, ये जो बनाया हुआ था ये आपकी याद दहानी के लिए एक समरी सी है, ये टैक्स की वर्डिंग नहीं है। अच्छा, उसके बाद है स्पेशल टैक्स के जो रेट होते हैं, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब एनी हायर और लोअर रेट फॉर एनी क्लास ऑफ टैक्सेबल गुड्स अदर देन थर्ड स्केजुअल। थर्ड स्केजुअल को छोड़ के बाकी बेशुमार गुड्स हैं उनके ऊपर अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो वो ज़्यादा टैक्स भी ले सकती है, 18% से कम टैक्स भी ले सकती है। ये एक फेडरल गवर्नमेंट ने एक और एसआरओ जो है वो 297/1 2023 में आया है, 8 मार्च 2023 को। इसमें कहा गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये डायरेक्शन दी गई कि इसके ऊपर सेल टैक्स जो है वो 25% लिया जाएगा जब आप इंपोर्ट करोगे या बाद में जब आप इन गुड्स को बेचोगे। ये वो सारी गुड्स हैं, ठीक है, जैसे इसमें से जो है क्रोकोडाइल्स हैं, सॉरी क्रोकोडाइल्स नहीं है, चॉकलेट्स हैं,
फिश है, मैं फिश से जो है ना वो क्रोकोडाइल पे ले गया। अच्छा, चॉकलेट्स हैं, फिश है, फुटवेयर्स हैं, आपके जूते हैं, डॉग कैट फूड है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें, पास्ता है, ठीक है, सन ग्लासेस है, ज्वेलरी है आपकी, ट्रैवलिंग बैग्स हैं, टमाटो केचप हैं, सॉसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर अब 25% लग। ज़रा सोचें, क्या ये थर्ड स्केजुअल वाली आइटम्स हैं? नहीं, ये थर्ड स्केजुअल वाली आइटम्स नहीं। थर्ड स्केजुअल में तो सिर्फ 20 आइटम्स हैं और उनमें 20 में से भी 10 आइडेंटिफाई कर दी गई जिनके ऊपर 25% जो है वो सेल टैक्स लगना है। उसके अलावा थर्ड स्केजुअल के अंदर जो 20 आइटम्स हैं उनके अलावा जितनी भी आइटम्स हैं वो अदर टैक्सेबल आइटम। ये उन बेशुमार अदर टैक्सेबल आइटम में से 27 आइटम्स बताई गई जिनके ऊपर जो है वो 25% जो है वो सेल टैक्स लगेगा। जब आप उनको इंपोर्ट करोगे उस टाइम पे, या जब आप उनको सप्लाई करोगे तो आपने 25% सेल टैक्स चार्ज करना है। Moreover, sale tax 25% will be charged on supply of following locally manufactured goods। ये जो पिछली थी ना, ये इंपोर्ट होके आगे सप्लाई हो रही होंगी तो 25% लगेगा। ये कौन सी हैं जो आप लोकली परचेज कर रहे हो स्टिल, ठीक है, लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हो स्टिल, इसके ऊपर 25% के हिसाब से सेल टैक्स लगेगा। अच्छा, ये आप देख लीजिएगा, ये सारी ही गाड़ियों से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि आपने लोकली मैन्युफैक्चर या असेंबल कर ली गाड़ियाँ जिनकी इंजन की कैपेसिटी है 1400 सीसी या उससे ज़्यादा, या आपने लोकली मैन्युफैक्चर या असेंबल की हैं गाड़ियाँ इफ़ इनवाइस वैल्यू एक्सीडिंग सेल टैक्स जो है, एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स जो है वो एक्सीड कर दे 4 मिलियन, 40 लाख से ऊपर वाली गाड़ियाँ, या लोकली मैन्युफैक्चर असेंबल डबल कैबन 4x4 जो पिकअप व्हीकल्स होती हैं उनके ऊपर, ठीक है। बाकी ये लिखा हुआ है कि ये जो रेट हैं SRO 297 वाले, ये वाला जो SRO 297 था, ये जो इस रेट को आया था, शेल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन गुड्स स्पेसिफाइड इन 8th स्केजुअल। 8th स्केजुअल में कुछ और गुड्स बताई गई हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये याद कर लीजिएगा कि 8th स्केजुअल के ऊपर जो है वो गुड्स जो हैं उसके ऊपर 25 नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हमारे पास आ जाता है लायबिलिटी टू पे सेल टैक्स। कौन लोग हैं जिनके ऊपर ये लायबिलिटी आती है कि उन्होंने सेल टैक्स पे करना है? अच्छा, वैसे कहीं ना कहीं ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये अपने जो है ना सेल टैक्स एक्ट उसकी वर्डिंग पढ़ते हैं कि कौन से लोग हैं जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्होंने सेल टैक्स पे करना हो। अच्छा, सेल टैक्स अल्टीमेटली किसने देना है? वो एंड कंज्यूमर ने देना है, ठीक है। लेकिन वो पे कौन करेगा उसके बारे में बात हो रही है। फॉलोइंग पर्सन्स आर लाइबल टू पे दिस सेल टैक्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि जब चीज़ें बेची जा रही हों पाकिस्तान के अंदर, तो जो बंदा बेच रहा होगा उसकी जिम्मेदारी है कि उसने सेल टैक्स पे करना है। और इन केस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इन पाकिस्तान, और अगर गुड्स पाकिस्तान में इंपोर्ट की जा रही हैं तो उस बंदे ने जो इन गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों चीज़ों को समझें। नॉर्मली क्या होता है कि सेल टैक्स जो है वो दो जगह पे लगता है। एक तो जब चीज़ें बिक रही होती हैं उस टाइम, और एक जब चीज़ें इंपोर्ट हो रही होती हैं उस टाइम। अच्छा, जब बिक रही होती हैं तो जो बेच रहा है यानी सेलर, उसने सेल टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। लेगा किससे? जो बायर है उससे। अच्छा, जब गुड्स इंपोर्ट हो रही हैं तो जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है उसने सेल टैक्स पे करना है। अच्छा, इंपोर्ट भी वो खुद कर रहा होगा और सेल टैक्स भी वो खुद पे कर रहा होगा। The board, with the approval of federal minister in charge, may specify goods where person receiving supply is liable to pay tax। अब ये तो है एक जनरल रूल कि भाई सप्लाई ऑफ गुड के केस में जो बंदा सप्लाई कर रहा है यानी सेलर है उसने सेल टैक्स पे करना है, और इंपोर्ट के केस में जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है उसने पे करना है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इजाज़त अगर ले ले फेडरल मिनिस्टर से तो वो कुछ ऐसी गुड्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जिनका सेल टैक्स जो रिसीव कर रहा है ना सप्लाई, यानी जो बायर है उसने पे करना है। लाइक से कि अगर आप एक ऐसी चीज़ खरीदो जिसके बारे में FPR ने ये बता दिया कि भाई जो बायर होगा उसने सेल टैक्स पे करना है, तो जब आप चीज़ खरीदोगे तो आप उस सेलर को सेल टैक्स नहीं पे करोगे, आप उसको सेल टैक्स के बगैर अमाउंट पे करोगे और सेल टैक्स आप खुद जाके जमा करवाओगे FPR को। ये इन इन इसकी जनरल रूल की एक्सेप्शन है ये वाली। अच्छा, अब आ जाता है एक्स्ट्रा टैक्स। क्या फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स मिलता जुलता लग रहा है। फर्दर टैक्स भी क्या है कि एक नॉर्मल टैक्स है 8%, सॉरी 18%। फर्दर टैक्स है कि उससे मज़ीद ऊपर जैसे 3% जो है वो फर्दर टैक्स लगता है। ये एक्स्ट्रा टैक्स है, ये भी उसके अलावा टैक्स है।
फेडरल गवर्नमेंट में कलेक्ट टैक्स एट सच एक्स्ट्रा रेट्स और अमाउंट इन एडिशन टू द नॉर्मल टैक्स। ठीक है, नॉर्मल टैक्स के साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो एक्स्ट्रा टैक्स भी कलेक्ट कर सकती है। द एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज शेयर शेल नॉट एक्सीड 18% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। लेकिन ये 18% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लाइक हम कहेंगे एक चीज़ है, कोई भी चीज़ जिसके ऊपर एफबीआर ने कहा है कि इसके ऊपर आपने एक्स्ट्रा टैक्स लेना है, तो आप नॉर्मल टैक्स 18% लोगे, साथ एक्स्ट्रा टैक्स हो सकता है 10% गवर्नमेंट के, तो वो लेना है। फिर एक और चीज़ है जिसके ऊपर नॉर्मल टैक्स 18 है, एक्स्ट्रा टैक्स हो सकता है कि आपको एफबीआर के 15% आपने लेना है। फिर एक और चीज़ है जिसके ऊपर नॉर्मल टैक्स 18% है, एक्स्ट्रा टैक्स हो सकता है कि एफबीआर के 18% ले लो। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्मल टैक्स एक चीज़ के ऊपर 18% हो और एक्स्ट्रा टैक्स 19% हो जाए। मैक्सिमम एक्स्ट्रा टैक्स भी 18% तक ही जा सकता है। ठीक है, द फेडरल गवर्नमेंट विल आल्सो स्पेसिफाई द मोड मैनर एंड टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। और आपको जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बता देगी कि किस मोड के अंदर, किस तरीके से और किस वक्त आपने ये टैक्स पे करना है, जो कि एक्स्ट्रा टैक्स। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा टैक्स होता है ना, ये नॉर्मली हार्मफुल गुड्स पे होता है। ऐसी चीज़ें जो माशरे के लिए सही नहीं होती। ठीक है, डीमेरिट गुड्स भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, उनके ऊपर जो है ना वो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है ताकि उनकी कंजम्पशन को डिस्करेज किया जा सके। अच्छा, फिर हमारे पास है स्पेशल पावर्स टू फेडरल गवर्नमेंट या बोर्ड। ठीक है, कुछ फेडरल गवर्नमेंट या एफपीआर के पास स्पेशल पावर्स हैं। द फेडरल गवर्नमेंट और द बोर्ड में इन प्लेस ऑफ टैक्स। ठीक है, यानी कि नॉर्मल टैक्स 18% की बात हो रही है। ठीक है, लेवी एंड कलेक्ट सच टैक्स एज इट डीम फिट ऑन एनी गुड्स। गवर्नमेंट की बादशाहत है, वो जिस पे जैसे चाहे वो कहे कि भाई इस पे हम 18% नहीं ले रहे, इसके ऊपर हम नॉर्मल टैक्स की जगह कोई और टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे डीम फिट यही टैक्स होता है, हमें यही मुनासिब लगता है कि ये टैक्स लगना चाहिए, तो वो लगा सकते हैं। और वो ये भी स्पेसिफाई करेंगे कि किस तरीके से आपने और किस टाइम जो है वो पेमेंट करनी है, किस मोड में वो जो है ना वो टैक्स की आपने पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को। अच्छा, अब कुछ स्पेसिफिक जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो सेक्शन हैं। जैसे ये 8 सेक्शन है, इसमें कहा जा रहा है कि टैक्स ऑन सप्लाई टू सीएनजी स्टेशंस। सीएनजी जहाँ पे गाड़ियों वगैरह के लिए सीएनजी डालने के लिए वहाँ पे पंप्स वगैरह लगे होते हैं, तो सीएनजी स्टेशंस पे भी जो टैक्स ऑन सप्लाई है वो किस तरीके से लगेगा। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू सीएनजी स्टेशंस। ठीक है, अगर आप जो है वो सीएनजी स्टेशन को नेचुरल गैस सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, द गैस ट्रांसमिशन कंपनी जैसे सुई गैस जो है शेल चार्ज सेल टैक्स एट रेट ऑफ 18% ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई टू जी सीएनजी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होगी उसके ऊपर 18% जो है वो सेल टैक्स चार्ज करेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई शेल इंक्लूड प्राइस ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, चार्जेस, रेंट, कमीशन एंड ऑल लोकल प्रोविंशियल एंड फेडरल ड्यूटीज एंड टैक्सेस बट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स। वैल्यू ऑफ सप्लाई का टॉपिक जब हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी भाई, सेल टैक्स के अलावा जो कुछ भी उसमें आता है ना, जैसे नेचुरल गैस की प्राइस है, चार्जेस हैं, रेंट है, कमीशन है और लोकल एंड यानी कि लोकल प्रोविंशियल फेडरल ड्यूटीज़ और टैक्सेस हैं सिवाय सेल टैक्स के, वो सारे शामिल करने के बाद जो बनेगा एक वैल्यू, उसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके ऊपर फिर आपने सेल टैक्स लगाना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टैक्स ऑन रिटेलर्स। ये भी हमने पहले डिस्कशन की थी। रिटेलर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक टायर 1 के रिटेलर्स होते हैं, ये शायद आपसे डिस्कशन हुई है कि नहीं हुई। रिटेलर एक टायर 1 के होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं अदर देन टायर 1। टायर 1 कैटेगरी रिटेलर्स शैल पे टैक्स इन नॉर्मल मैनर एट द रेट ऑफ 18%। जो टायर 1 के कैटेगरी के रिटेलर्स हैं ना, इन्होंने टैक्स पे करना होता है 18% के हिसाब से, जिस तरह बाकी सारे पे कर रहे होते हैं। टैक्स शैल बी चार्ज फ्रॉम रिटेलर अदर देन दोज फॉलिंग इन टायर 1। ठीक है, टायर 1 की ना एक लिस्ट दी गई है। ठीक है, आपके सिलेबस में उस तरह टायर 1 नहीं है, तो उसके अंदर एक लिस्ट दी गई है कि ये रिटेलर्स जो हैं अगर उनमें ये कैटेगरीज में फॉल करते हैं या ये कंडीशंस पूरी करते हैं तो ये टायर 1 के रिटेलर्स कहलाएंगे, बड़े वाले रिटेलर्स कहलाएंगे। उनके ऊपर 18% है। जो उनके अलावा हैं, जो वो कैटेगरीज में उसमें नहीं आते या उसकी कंडीशंस को पूरी नहीं करते, वो हम कहते हैं कि वो रिटेलर हैं जो अदर देन टायर 1 है। इन्होंने अब नॉर्मली चीज़ बेचते हुए, जो टायर 1 के रिटेलर्स हैं, इन्होंने जब चीज़ बेचनी है तो उसके ऊपर 18% सेल टैक्स जो है वो लेके जमा करवाना है।
लेकिन जो ये अदर देन टायर 1 रिटेलर्स हैं, इन्होंने जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है ना, उसके ऊपर सेल टैक्स पे करना है। अच्छा, सेल टैक्स 5% लगेगा वेयर दी मंथली बिल अमाउंट डज नॉट एक्सीड 20,000। ये छोटे रिटेलर होते हैं, अगर उनका बिल 20,000 से कम है तो उनके बिल के ऊपर 5% के हिसाब से सेल टैक्स उनसे लिया जाएगा। अगर उनका बिल 20,000 से ऊपर हो जाता है तो 7.5% के हिसाब से उनसे सेल टैक्स लिया जाएगा। ठीक है। The electricity supply shall deposit the amount of so collected directly with the adjustment against the input tax। वो एडजस्टमेंट करके, जैसे हमने मेडिकल किया था, ये कि वापडा वाले जो हैं वो जब बिल भेजेंगे इन्हें तो वो इसके ऊपर सेल टैक्स लिख के देंगे, वो इनसे कलेक्ट करेंगे। इनसे, उन रिटेलर से जो टायर 1 की कैटेगरी में नहीं आते। उसके बाद वो क्या करेंगे, अपना इनपुट एडजस्ट करने के बाद गवर्नमेंट को जमा करवा देगा वापडा। The above tax on other than tier 1 retailer is other than normal जो tax of 18%, further tax of 4% and extra tax। ठीक है, ये 3% है, further tax 3% और extra tax। ठीक है, ये वो कहते हैं कि भाई ये जो टायर 1 के अलावा वाले रिटेलर्स हैं ना, इनके ऊपर जो है वो नॉर्मल टैक्स 18% वाला तो अप्लाई नहीं होता, इन्होंने वो नहीं देना होता, ना इनके ऊपर फर्दर टैक्स और ना एक्स्ट्रा टैक्स इन्होंने पे करना होता। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टैक्स ऑन स्टील प्रोडक्ट्स, टिप प्लेट्स। ठीक है। अच्छा, ज़रा एक चीज़ देखिएगा, कोई भी चीज़ अगर आपने बनानी हो ना, तो आपके पास इनपुट होती है, इनपुट में आपके पास रॉ मटेरियल होगा, यानी कि आपके पास जो है ना वो, आप कह लो कि जो उसको हम कहते हैं मटेरियल, ठीक है, वो होगा और लेबर होगी। ठीक है, ये दोनों आपके इनपुट्स होंगे। इसके अलावा भी इनपुट्स हो सकते हैं, जैसे हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हुए हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर और कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के अंदर रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपके इनपुट होते हैं, इनको आप एक प्रोसेस से गुजारने के बाद आउटपुट में लेके आते हो। अच्छा, फॉर गुड्स स्पेसिफाइड इन 13th स्केड्यूल, एक 13वां स्केड्यूल है, उसके अंदर कुछ गुड्स स्पेसिफाई की गई हैं। द मिनिमम प्रोडक्शन फॉर अ मंथ शैल बी डिटरमिन ऑन बेसिस ऑफ अ सिंगल और मोर इनपुट्स। अच्छा, ये जो 13वें स्केड्यूल के अंदर जो है ना वो चीज़ें स्पेसिफाई की गई हैं, इनके ऊपर बताया गया है कि इनके ऊपर ना आपका जो इनपुट है उसकी बेसिस के ऊपर, वो इनपुट चाहे एफपीआर वाले कहें कि एक इनपुट को हम देखेंगे, चाहे एक से ज़्यादा को देख लें, सही, वो सिर्फ रॉ मटेरियल को देख के बताएं या रॉ मटेरियल के साथ लेबर को भी देख के बताएं। ठीक है, तो ऑन बेसिस ऑफ सिंगल और मोर इनपुट एज यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, इनके ऊपर जो है मंथली बेसिस के ऊपर देखा जाएगा कि इन्होंने कितने लेबर का इस्तेमाल किया, या कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है। ठीक है, इफ़ मिनिमम प्रोडक्शन एक्सीड द एक्चुअल सप्लाई सेल देन मिनिमम प्रोडक्शन शैल बी ट्रीटेड एज क्वांटिटी सप्लाइड फॉर चार्जिंग टैक्स। अब जरा समझिएगा इस बात को। इस सेक्शन में कहा जा रहा है कि स्टील प्रोडक्ट्स या शिप प्लेट्स वगैरह, ठीक है, इनके ऊपर क्या करोगे कि आपको से कि इनपुट के हिसाब से देखा जा रहा है कि आपने जितना इनपुट लगाया ना, आपकी आउटपुट होनी चाहिए कि 50 आपने स्टील की प्लेटें बनानी थी। ठीक है, स्टील प्रोडक्ट्स बनानी थी या शिप प्लेट्स आपने 50 बनानी थी, एक्चुअल आपने सेल की है 47। अब एफपीआर वालों ने देखा कि आपने जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया उस हिसाब से तो मिनिमम आउटपुट बननी चाहिए 50 की, आपने बेचे हैं सिर्फ 47, तो आपसे जो टैक्स लिया जाएगा वो 50 के ऊपर लिया जाएगा। तो इसको आप ज़रा दोबारा पढ़ेंगे तो समझ आएगी कि जो गुड्स हैं स्पेसिफाई हुई हुई हैं 13th कैजुअल, मिनिमम प्रोडक्शन फॉर अ मंथ शैल बी डिटरमिन, उनके लिए मिनिमम प्रोडक्शन जो है वो डिटरमिन की जाएगी ऑन बेसिस ऑफ सिंगल और मोर इनपुट्स, एक या एक से ज़्यादा इनपुट की बेसिस के ऊपर, एज यूज इन द प्रोडक्शन प्रोडक्ट। इफ़ मिनिमम प्रोडक्शन एक्सीड, ठीक है, यानी कि मिनिमम प्रोडक्शन अगर उनकी 50 है कि वो जितना उन्होंने लेबर यूज़ किया या मटेरियल यूज़ किया उस हिसाब से 50 आउटपुट यूनिट्स मिनिमम बनने चाहिए थे, अगर ये बढ़ गया जितने उन्होंने सेल किए हैं तो फिर उनको टैक्स किसके ऊपर देना पड़ेगा, 50 के ऊपर। अच्छा, फिर है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ इनवाइस इशूइंग मशीन विद बोर्ड सिस्टम, बोर्ड मतलब एफपीआर सिस्टम। आपने देखा होगा डिफरेंट शॉप्स के ऊपर जो है उनके पास जो है ना वो इनवाइस के लिए मशीन होती है, या एक जो है एटीएम मशीन उन्होंने उठाई होती है, वो इंटीग्रेट हुई होती है एफपीआर के सिस्टम के साथ। ठीक है, द बोर्ड में रिक्वायर क्लास ऑफ पर्सनस टू इंटीग्रेट देयर इनवाइसेस इशूइंग मशीन विद द बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ सेल। ठीक है, एफ पी आर के पास ये पावर है कि अगर वो चाहे तो किसी भी क्लास ऑफ पर्सन, यानी कि जैसे एफ पी आर के टायर 1 के जितने भी रिटेलर हैं उन्होंने अपने
जो है ना वो बिजनेस प्लेस के ऊपर एक ऐसा सिस्टम लगाना है जो डायरेक्टली लिंक हो एफपीआर के साथ, ताकि जैसे ही वो सेल करे ना तो एफपीआर के रिकॉर्ड में भी अपडेट हो जाए कि इस बंदे ने इतने की सेल की। तो ये एफपीआर के पास पावर है, वो किसी भी क्लास ऑफ पर्सन को कह सकता है, वो शुगर इंडस्ट्री को कह सकता है, किसी भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को कह सकता है कि भाई आपने जो अपने पास सॉफ्टवेयर रखा हुआ है जहाँ से आप इनवाइस बनाते हो, ठीक है, उसको लिंक करो एफबीआर के सिस्टम के साथ, ताकि रियल टाइम में जैसे ही आप सेल करो फ़ौरन से एफबीआर के रिकॉर्ड में भी आ जाए कि आपने इतने की सेल की है। ठीक है। कलेक्शन ऑफ एक्सेस सेल टैक्स। ठीक है। समटाइम क्या होता है कि आप से के गए किसी बंदे से कुछ चीज़ खरीदने, तो 18% सेल टैक्स आप पे लगना चाहिए था, उस बंदे से गलती हुई और उसने आपसे से के 20% सेल टैक्स ले लिया, या उसने आपसे जो है ना वो आप कह लें फर्दर टैक्स जो है वो 3% ले लिया, यानी कि उसने आपने टोटल जो है उसने आपसे 21% सेल टैक्स ले लिया। तो उसने बेसिकली आपसे क्या किया, एक्सेस सेल टैक्स ले लिया। देखें, तीन टर्म्स हमने पढ़ी। एक हमने टर्म पढ़ी जिसको हमने कहा फर्दर टैक्स, एक को हमने कहा एक्स्ट्रा टैक्स, और अब हम कह रहे हैं एक्सेस टैक्स। फर्दर टैक्स जो है वो लॉ में डिफाइन किया गया है कि भाई वो बंदे जो सेल टैक्स में रजिस्टर होने के लिए लाइबल थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो रजिस्टर, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया, या वो एक्टिव नहीं है, वो अपनी रिटर्न वगैरह फाइल नहीं कर रहे, उनसे आपने 3% जो है वो एक्स्ट्रा टैक्स लेना है। फिर फर्दर टैक्स के बारे में बताया गया कि कुछ जो है वो बोर्ड हो सकता है मेंशन कर दे कि इन चीज़ों के ऊपर आपने फर्दर टैक्स भी ले सॉरी एक्स्ट्रा टैक्स भी लेना है। 18% नॉर्मल टैक्स तो लेना ही है, हो सकता है 18% वो कहें कि आपने एक्स्ट्रा टैक्स भी कलेक्ट करना है। ये एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स तो हमारे सेल टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है। एक्सेस टैक्स जो है ना, ये ना तो फर्दर है ना एक्स्ट्रा है, ये गलती से लिया जाने वाला जो है ना एडिशनल टैक्स है कि आप आपसे गलती से ज़्यादा टैक्स जो है वो कलेक्ट हो गया। इस केस में क्या करना है, अ पर्सन हु हैज़ कलेक्टेड एनी टैक्स अंडर मिस एप्रीहेंशन और अदरवाइज, मतलब गलती से अगर उसने एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट कर लिया है, विच वॉज नॉट पेएबल एज टैक्स, जो कि पेएबल ही नहीं था टैक्स की सूरत में, इज इन एक्सेस ऑफ टैक्स एक्चुअली पेएबल, या जितना पेएबल था उससे ज़्यादा टैक्स था, एंड द इंसिडेंट हैज़ बीन पास्ड ऑन द कंज्यूमर, यानी कि वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को पास ऑन भी कर दिया गया, यानी से कि आप गए हो, आप एंड कंज्यूमर हो चीज़ लेने, और आपसे एक्स्ट्रा टैक्स ले लिया गया है जिसको हम एक्सेस टैक्स कहेंगे। वो पेबल भी नहीं था, आपने आपका देना भी नहीं बनता था, और जितना पेबल था यानी 18% पेबल था उससे एक्सेस था। तो इस केस में आपके ऊपर इंसिडेंस भी हो गया, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा या एक्सेस टैक्स आपने पे किया है उसका बर्डन आपने बर्दाश्त कर लिया। द पर्सन शैल पे द टैक्स टू फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट आके कहेगी कि भाई तुमने ले लिया ना, गलती से ज़्यादा ले लिया, तो चुप करके जितना गलती से ज़्यादा लिया वो हमें दे दो। ठीक है, वो पे कर देना पड़ेगा फेडरल गवर्नमेंट को। अमाउंट पेएबल टू फेडरल गवर्नमेंट हेड शैल बी कंसिडर्ड एज एन एरियर ऑफ टैक्स एंड शैल बी रिकवर्ड अकॉर्डिंगली। ये यही समझा जाएगा कि आपने ये जो पैसा एक्सेस सेल टैक्स की सूरत में ले लिया है, ये आपने पे करना है फेडरल गवर्नमेंट को, यानी ये एरियर ऑफ टैक्स हैं आपके ऊपर, ये लाजम है कि आपने ये पे करना है। ठीक है, और वो आपसे रिकवर भी करेंगे। रिफंड क्लेम विल नॉट बी एडमिसिबल, और आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये मैंने देखो मैंने गलती से 4% 3% एक्स्ट्रा लेके आपको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, अब ये वापस कर दो मुझे। तो नहीं भाई, आप वापस भी नहीं कर सकते, आप उसको रिफंड भी क्लेम नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट से वापस भी नहीं मांग सकते। आपने गलती से ज़्यादा टैक्स लेके जो है गवर्नमेंट को जमा भी करवाना है, और जमा करवा दिया तो आप वो वापस भी नहीं मांग सकते। The burden of proof that the incidence of tax has or has not been passed to the consumer shall be on the person collecting the tax। ठीक है, गवर्नमेंट आपके पास आती है, गवर्नमेंट कहती है कि हमें पता चला है आप तो लोगों से एक्सेस टैक्स ले रहे हो। ठीक है, तो ये आपने साबित करना है कि भाई मैं एक्सेस टैक्स ले रहा हूँ और इंसिडेंस जो है वो एंड कंज्यूमर पे जा रहा है, या आप कहोगे नहीं भाई मैं तो ऐसा कर ही नहीं रहा, भाई मैं साबित करूंगा कि मैंने किसी से एक्सेस टैक्स नहीं लिया, और इंसिडेंस जो है वो जो है ना वो उस पर भी नहीं आया, एंड कंज्यूमर पे भी नहीं आया। या गलती से आपने 18% के हिसाब से जमा करवाना है, आपने गलती से ज़्यादा एक्सेस टैक्स जमा करवा दिया गवर्नमेंट को, तो फिर आप ये साबित करोगे कि भाई ये मेरी जेब से गया, ये एंड कंज्यूमर की जेब से नहीं गया, ये आपके ऊपर है बर्डन ऑफ प्रूफ, आपने इसको साबित करना है। ठीक है, और ये एक्सेस टैक्स जो है, एक्सेस टैक्स जो है, ना तो ये फर्दर है और ना ये एक्स्ट्रा टैक्स। फिर है हमारे पास ज़ीरो रेटिंग। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि जो एक्सपोर्ट की जाती है ना गुड्स, ये टैक्सेबल तो हैं, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर 18% नहीं टैक्स लगता, ये इनके ऊपर 0% लगता है। लिस्ट डाउन द गुड्स विच आर चार्ज टू टैक्स एट रेट ऑफ 0%, मतलब आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि आप एक लिस्ट हमें बताएं जिनके ऊपर 0% टैक्स चार्ज किया जाता है। तो उसका आंसर है
द फॉलोइंग गुड्स शैल बी चार्ज टू टैक्स एट रेट ऑफ 0%। तो ये जो नीचे लिस्ट दी गई है, यानी कि ये 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है वो 0% जो है वो सेल टैक्स लगेगा। गुड्स एक्सपोर्टेड, ठीक है, और स्पेसिफाइड इन थर्ड स्केड्यूल। बेसिकली तीन चीज़ें भी नहीं है, ये 4 चीज़ें। एक गुड एक्सपोर्ट जो हो रही है, या वो गुड्स जो 5th स्केड्यूल में बताई गई हैं, इनके ऊपर 0 टैक्स लगेगा। सप्लाई ऑफ स्टोर प्रोविजन फॉर कंजम्पशन अब्रॉड, अ कन्वीनियंस प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। अच्छा, समटाइम क्या होता है, कोई बड़ी जहाज़ या कोई एयरप्लेन वगैरह जो पाकिस्तान से उड़े और बाहर जा रहा हो, उसके अंदर कोई खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो रास्ते में ही कंज्यूम हो जानी है, उन्होंने पैसेंजर्स को देनी है और उन्होंने कंज्यूम कर लेनी है। तो अगर आप एयरलाइन को कोई ऐसी चीज़ बेचोगे जो वो पाकिस्तान से उड़ते हुए बाहर कहीं जा रहे हैं, आउटसाइड पाकिस्तान जा रहे हैं, और रास्ते में उन्होंने कंज्यूम करनी है, कोई भी स्टोर हो सकता है, कोई भी प्रोविजन हो सकती है खाने पीने की, तो इसके ऊपर भी 0% जो है वो आपने सेल टैक्स लगा के उनको देना है, ठीक है। अच्छा, क्या आप उनको एयरप्लेन को अगर एयरप्लेन कंपनी है कोई, ठीक है, एयरलाइन कंपनी है, उनको आपने फ्रिज बेचा है और वो एयरलाइन कंपनी पाकिस्तान से उड़ के बाहर जा रही है यूके, तो क्या उसके ऊपर भी 0% लगेगा? नहीं। यहाँ पे ये कंडीशन है कि उसने कंज्यूम हो जाना है। अगर फ्रिज तो कंज्यूम नहीं होगा, वो तो पड़ा रहेगा, वो वापस भी आ जाएंगे फिर भी पड़ा रहेगा, अगली दफ़ा फिर जाएंगे तो फिर भी पड़ा रहेगा। सिर्फ वो चीज़ें जो रास्ते में ही कंज्यूम हो जानी है उनके ऊपर 0% लगेगा। सच अदर गुड्स, कोई भी अदर गुड्स जो कि फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे, नोटिफिकेशन थ्रू ऑफिशियल गजट, वेयर सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट टू टेक इमीडिएट एक्शन फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, नेशनल डिजास्टर, नेशनल फूड सिक्योरिटी इन एमरजेंसी सिचुएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स। समटाइम क्या होता है कि जैसे कोई कुदरती आफात वगैरह आ जाती हैं, तो उस टाइम वहाँ पे जो चीज़ें बिक्री होती हैं उस पर भी हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गजट के थ्रू जो है वो कह दे कि भाई अब क्योंकि यहाँ पे हंगामी हालात हैं तो यहाँ पे भी सेल टैक्स नहीं लेना, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, आप इसको 4 पॉइंट के हिसाब से याद कर लीजिएगा। गुड्स एक्सपोर्टेड, एक, जिसके ऊपर 0% सेल टैक्स लेना है। गुड्स जो स्पेसिफाइड है 5th स्केड्यूल के अंदर, 2, जिनके ऊपर 0% के हिसाब से सेल टैक्स लेना है। वो चीज़ें जो आप प्रोविजन या स्टोर की सूरत में जो है वो आप सप्लाई कर रहे हो, जिसकी कंजम्पशन जो है वो कहीं रास्ते में हो जानी है, डेस्टिनेशन उसकी आउटसाइड पाकिस्तान हो, यहाँ से वो बाहर जा रहा हो, ठीक है, तो उसके दरमियान में उसने कंज्यूम हो जाना है, उनके ऊपर 0% टैक्स लेना है। या अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बाय नोटिफिकेशन इन जो है वो ऑफिशियल गजट वो कह दे कि इस ऐसे हंगामी हालात हो गए हैं जहाँ पे इमीडिएट एक्शन चाहिए, जैसे नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू हो गया है, नेचुरल डिज़ास्टर हो गया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी हो गई है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, ठीक है, या कोई आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है बायलैटरल या क्या है, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में करनी है, तो इसके ऊपर भी 0% सेल टैक्स जो है वो आपने चार्ज करना है। अच्छा, फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लिस्ट द टाइप ऑफ एक्सपोर्ट विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीरो रेटिंग, ठीक है, या एक्सेप्शन टू दी अबव रूल। देखिए, हमने पढ़ा पिछले केस में कि जो आप एक्सपोर्ट करते हो उसके ऊपर 0% सेल टैक्स लगना है। सम टाइम एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही आप कोई एक्टिविटी कर रहे होते हो, लेकिन वो उस डोमेन में नहीं आएगा जहाँ पे आपको जो है ना वो 0% सेल टैक्स देना, ठीक है। तो हम अगर लिस्ट करें कि कौन सी ऐसी एक्सपोर्ट्स हैं जिनके ऊपर 0% सेल टैक्स नहीं लगेगा, या जो पिछली हमने प्रोविजन पढ़ी है उसके एक्सेप्शंस क्या हैं, तो ये लिस्ट है, 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। However, following goods shall not be charged to the tax at rate of 0%. Exports that are intended to be re-import into Pakistan. Sometime आप क्या करते हो, यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करते हो, पाकिस्तान से कि चाइना में आपने कोई मोबाइल फ़ोन भेजा है वहाँ से रिपेयर होने के लिए, और बाद में वो वापस पाकिस्तान में इंपोर्ट हो जाना है, तो ऐसी चीज़ के ऊपर आप 0% सेल टैक्स नहीं दोगे, आप 18% ही दोगे। गुड्स दैट हैव बीन इंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है, यानी कि आपने एक्सपोर्ट करने के लिए वो चीज़ जो है वो एयरपोर्ट पे या जो है वो बैरी जहाज़ के थ्रू भेज रहे हो, तो वो इंटर होगी कि आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली वो एक्सपोर्ट नहीं हुई, तो उसके ऊपर भी पूरा टैक्स ही पड़ जाना है आपको। गुड्स दैट हैव बीन एक्सपोर्टेड टू अ कंट्री स्पेसिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, या आपने किसी ऐसे मुल्क में भेज दिया यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा है कि इस मुल्क को जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो 18% लेना है, तो उस सूरत में भी वो 0% सेल टैक्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो ये 3 चीज़ें। फेडरल गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट इनपुट क्रेडिट फॉर पर्सन मेकिंग जीरो रेटिंग सप्लाई, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है, अगर वो चाहे तो आपका इनपुट जो है
वो भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप तो ज़ीरो रेटेड जो है वो सप्लाई कर रहे हो, आपको इनपुट भी नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ क्या होता है, इनपुट सारे के सारा आपको रिफंड हो जाता है, पैसों के सोर्स में वापस मिल जाता है। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो वो आपके ऊपर ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आपको इनपुट जो है वो हो सकता है सारा ना मिले, हो सकता है कम मिले, या हो सकता है मिले ही ना। ठीक है, यानी कि होता क्या है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना तो आप आउटपुट टैक्स जो है वो आपका 0% पे होता है। इनपुट आपने पे किया होता है 18%। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम एक्सपोर्टर को इनक्रेज कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट करे, तो एक्सपोर्ट करते हुए 0% लेंगे, जो उसने इनपुट के तौर पे दिया हुआ है वो उसको हम पैसों के सूरत में वापस कर देंगे। ठीक है, 18% का 18% उसको वापस मिल जाता है। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो वो हो सकता है कि भाई हम आपको 18% नहीं 15% वापस करेंगे, 3% नहीं करते, या कि हमने बिल्कुल ही वापस नहीं करना। चले, ये इंशाल्लाह जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आगे वाले टॉपिक्स। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।